नमस्कार, न्यूज 24 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। स्वागत है आपका सुबह की ब्रेकिंग न्यूज में। मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल की आज पहली वर्षगांठ है। इस मौके पर बीजेपी ने सरकार की उपलब्धियों को लोगों तक पहुंचाने के लिए खास अभियान शुरू करने का फैसला किया है। 23 जून तक चलने वाले इस अभियान का आज बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा शुभारंभ करेंगे। उनका संबोधन फेसबुक के जरिए होगा। बीजेपी अपने अभियान के तहत डिजिटल माध्यमों के अलावा घर घर संपर्क करके सरकार की उपलब्धियां बताएगी। डिजिटल माध्यमों से 6 वर्चुअल रैलियों के अलावा 98 संगठनात्मक जिलों में 300 से ज्यादा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की जाएगी। अभियान को सफल बनाने के लिए पार्टी के प्रमुख पदाधिकारियों को जिम्मेदारी सौंपी गई है। सभी मोर्चा और प्रकोष्ठों को सभी प्रशासनिक 75 जिलों में अलग अलग कार्यक्रम करने को कहा गया है। इसके अलावा लॉकडाउन में ठहराव के बाद अब बूथ स्तरीय कार्यकर्ताओं को सक्रिय करने के लिए गाइडलाइन भी जारी कर दी गई है। और हमारे सहयोगी मनीष कुमार दिल्ली से हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। मनीष, एक साल पहले की अगर हम बात करें तो जश्न का माहौल था देश में और अब कोरोना काल चल रहा है। ऐसे में जो जश्न का तरीका है वो भी बदल गया है। बीजेपी अब जब मोदी सरकार 2.0 की पहली वर्षगांठ मना रही है तो डिजिटल तरीके से मनाने जा रही है। क्या कुछ खास होगा इसमें? देखिए, जो बता दें आपको, वर्चुअल रैली की जा रही है। जैसा कि 11 बजे जेपी नड्डा जो है फेसबुक लाइव के जरिए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और सबसे महत्वपूर्ण आपको बता दें कि प्रधानमंत्री ने देशवासियों को एक खुला पत्र लिखा है जिसमें 1 साल के अपने कार्यकाल के लिए उन्होंने शुक्रिया कहा है। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि ये आपदा जो अभी आई है कोरोना को लेकर, ये देश को रोक नहीं सकती आगे बढ़ते हुए। और जिस तरीके से देशवासियों ने कोरोना के दौरान डिस्टेंसिंग का मेंटेन करते हुए घरों में रहे, इस बात का जिक्र करते हुए भी खुले पत्र में प्रधानमंत्री ने लोगों का आभार व्यक्त किया है। तो जाहिर तौर पर क्योंकि सब जगह लॉकडाउन है तो बीजेपी ने अपने कार्यकर्ताओं को कहा है कि सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए लोगों के घर तक पहुंचे। 1 साल में जो कार्य किए गए हैं उस संदेश को पहुंचाए। जाहिर तौर पर सरकार गिराने की कोशिश करेगी। धारा 370 जिस तरीके से अबॉलिश किया गया, जम्मू कश्मीर का विभाजन करके वहां पे यूनियन टेरिटरी बनाया गया, लद्दाख क्षेत्र का अलग और जम्मू कश्मीर अलग। राम मंदिर का मुद्दा आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट से मार्ग प्रशस्त हुआ। अब राम मंदिर का निर्माण भी जो है शुरू हो गया है। तो जाहिर तौर पर इन तमाम चीजों को गिनाएगी। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण पूजा ये है कि आर्थिक मोर्चे पर विगत 1 साल अगर चुनाव की बात देखें 2019 का, तो वहाँ कहीं ना कहीं सरकार की जो उपलब्धि है वो बहुत ही नगण्य नजर आ रही है इस मोर्चे पर। तो जाहिर तौर पर वहाँ पे बहुत ज्यादा सरकार को जवाब देना होगा। जिस तरीके से मजदूर सड़कों पे हैं या फिर अलग अपने राज्यों में यात्रा कर रहे हैं, जैसे तैसे पहुंचना चाह रहे हैं, लॉकडाउन के कारण रोजगार लोगों से छीन गया, ये तमाम मुद्दे अलग हैं जिसको लेकर सरकार की घेराबंदी हो रही है 1 साल में। तो ये भी मुद्दे हैं जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। तो धारा 370 राम मंदिर, लेकिन आर्थिक मोर्चे पर जो सरकार की उपलब्धि है विगत 1 सालों में वो बहुत ही इसके लिए विपक्ष लगातार सरकार को घेर रहा और इसके लिए सरकार को जवाब भी देना होगा। तो ये 1 साल जो है वो सरकार के लिए भले ही वो अपनी उपलब्धि गिना रही है काफी कुछ, लेकिन ये लॉकडाउन के कारण जो प्रभाव पड़ा है वो सरकार के जो सेलिब्रेशन है उसको थोड़ा कम करता है। मनीष, देशवासियों के नाम पीएम मोदी ने एक चिट्ठी भी लिखी है। उस चिट्ठी में किन बातों का जिक्र किया गया है और साथ ही लोगों तक किस तरह ये चिट्ठी पहुंचाई जाएगी, इसको लेकर क्या प्लान है? देखिए, प्रधानमंत्री ने एक खुला पत्र लिखा है पूरे देशवासियों को और जिसमें 1 साल में जो सरकार को समर्थन मिला इसको लेकर उन्होंने देशवासियों का आभार प्रकट किया है। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि अभी जो मौजूदा विपत्ति आई है ये भारत को आगे बढ़ने से रोक नहीं सकती। साथ ही साथ उन्होंने उपलब्धियां भी गिनाई है विगत। आपको बता दें राम मंदिर को लेकर उन्होंने उपलब्धियां गिनाई है आप 270 को लेकर। तो ये तमाम बातों का जिक्र जरूर किया गया है इस पत्र में। लेकिन आपको साथ ही साथ बता दें महत्वपूर्ण है कि जिस समय लोकसभा चुनाव हुआ था प्रधानमंत्री उसके बाद नतीजे आए थे, कह रहे थे कि $5 ट्रिलियन जो है इस देश को बनाया जाएगा, लेकिन वो कैसे होगा ये अब बहुत महत्वपूर्ण है जो मौजूदा आर्थिक स्थिति देश में पैदा हुई है। तो उन्होंने आभार प्रकट किया 1 साल की उपलब्धि के लिए। हालांकि 20 लाख करोड़ का जो पैकेज है
उन्होंने कहा है कि इससे देश की आर्थिक स्थिति को मजबूती मिलेगी, आयात को कम करने में मदद मिलेगी। इन तमाम बातों का जिक्र प्रधानमंत्री ने अपने पत्र में किया है। जी मनीष, आप बने रहे हमारे साथ, आगे भी हम आपसे अपडेट लेंगे। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे। सुबह 11:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए वो प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करेंगे। इसके बाद दोपहर 12 बजे रणदीप सुरजेवाला भी कांग्रेस की तरफ से अपनी बात रखेंगे। वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मोदी सरकार के कार्यकाल को लेकर पार्टी की सोच को सामने रखेंगे। मोदी सरकार के कार्यकाल पर पार्टी की बात रखेंगे। आज सुबह 11:30 बजे जेपी नड्डा की प्रेस कॉन्फ्रेंस है। बीजेपी अध्यक्ष प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए बीजेपी की उपलब्धियों को जनता के सामने रखेंगे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उनका ये संबोधन होगा। और वहीं दोपहर 12 बजे रणदीप सुरजेवाला भी ब्रीफिंग करने वाले हैं कांग्रेस की तरफ से। 31 मई के बाद कई और सेवाएं शुरू हो सकती हैं। सूत्रों के हवाले से मिली खबर के मुताबिक 31 मई को लॉकडाउन 4.0 खत्म होने के बाद सरकार कई सेवाओं में राहत दे सकती है। कल लॉकडाउन 5.0 को लेकर पीएम मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बीच लंबी बातचीत चली। दोनों की बैठक में लॉकडाउन को आगे बढ़ाया जाए या नहीं, ये अहम मुद्दा रहा। जानकारी के मुताबिक 31 मई के बाद की योजना का खाका खींच लिया गया है। आपको बता दें कि इससे पहले अमित शाह ने मुख्यमंत्रियों के साथ बातचीत की थी। कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने लॉकडाउन जारी रखने की बात कही है, लेकिन साथ में धीरे धीरे हालात सामान्य करने पर भी उनका जोर है। और हमारे सहयोगी मनीष लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। मनीष, बैठक में लॉकडाउन 5.0 जो है वो एक अहम मुद्दा रहा और इसको लेकर जल्द ही ऐलान भी संभव है, लेकिन जिस तरह से केसेस भी बढ़े हैं और कई जो राज्य हैं वो लॉकडाउन बढ़ाने के पक्ष में है, लेकिन जिस तरह से रियायत दिए जाने के बाद मामलों में जो उछाल आया है, इसको लेकर क्या रणनीति रहेगी आगे सरकार की? देखिए, आपको बता दें पूछा कि परसों जो है गुरुवार को गृह मंत्री ने खुद तमाम राज्यों के मुख्यमंत्रियों से जो है फोन कर बातचीत किया, उनसे राय लिया कि किस तरीके से लॉकडाउन 5 होना चाहिए। और जो मुख्यमंत्रियों से जो बात हुई उससे वो नतीजों पर जो निकले उसका ब्यौरा उन्होंने प्रधानमंत्री के सामने रखा, जो कि कल दोपहर में काफी लंबी बैठक उनकी प्रधानमंत्री के साथ चली। और एक बार फिर जो सूत्रों के हवाले से ये हमें पता चल रहा है कि सरकार इस बार की राज्यों के ऊपर छोड़ेगी कि राज्यों को छोड़ेगी कि किस तरीके से रियायत दी जाए। जैसे पिछले लॉकडाउन 4 के दौरान हुआ था, राज्यों को यह अधिकार दिया गया था कि वो अपने राज्यों में जैसे कंटेनमेंट जोन कौन है वहाँ पे किस तरीके से उसको वहाँ पे कोई भी रियायत न दी जाए। लेकिन जो ग्रीन जोन है, जो रेड जोन है, चाहे जो ऑरेंज जोन है, तो आपने देखा कि कई राज्यों ने केवल 2 जोन बनाए, एक ग्रीन जोन और रेड जोन, इस तरीके से बनाए। तो इस बार भी लग रहा है कि लॉकडाउन 5 में कई सारी रियायतें दी जा सकती हैं। और क्योंकि मजदूरों का पलायन अभी भी जारी है, तो कुछ बंदिशें जो यात्रा को लेकर जो है, आपको बता दें रेलवे पूरी तरीके से नहीं खोली जाएगी। एविएशन जिस तरीके से अभी खोला गया है, कई राज्यों ने नियंत्रण कर रखा है, अपने यहाँ फ्लाइटों की बंदिशें कर रखी है, वो जारी रहेगा। लेकिन इकोनॉमिक एक्टिविटी को जो है शुरू करने को लेकर इस बार और ज्यादा ढील दी जा सकती है और ज्यादा छूट दी जा सकती है। और महत्वपूर्ण सबसे बता दो कि बड़े शहर जैसे दिल्ली एनसीआर की बात करें, यहाँ जो वर्कर्स हैं, जो मजदूर फैक्ट्री में काम करते हैं, कर्मचारी अलग अलग कंपनियों में काम करते हैं, उनको मूवमेंट में बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है। तो हमें दिल्ली सरकार मेट्रो सेवा को जो है उस मांग करेगी केंद्र सरकार से कि उसको खोला जाए, भले ही सुबह कुछ घंटे के लिए, शाम कुछ घंटे के लिए खोला जाए। मॉल जो है, मॉल अभी फिलहाल बंद है, आपको पता है, इसको ऑड इवेंट के तर्ज पे खोलने के लिए दिल्ली सरकार कह सकती है। तो कई राज्य जो है अपने अपने तरीके से सरकार को उन्होंने सुझाव दे दिया है। तो राज्यों को ही इस बार भी अधिकार दिया जाएगा कि लॉकडाउन 5 किस तरीके से होगा, वो उसको तय करे। आपने देखा पश्चिम बंगाल में वहाँ पे धार्मिक स्थलों को खोलने का ममता सरकार ने फैसला ले लिया है। तो राज्य अब फैसला देना शुरू भी कर चुके हैं, लेकिन लॉकडाउन 5 में राज्यों को ज्यादा अधिकार रहेगा, वो अपने यहाँ की स्थिति की समीक्षा करते हुए लॉकडाउन में और ज्यादा ढील दें। जी मनीष, बहुत शुक्रिया आपका ये तमाम जानकारी हमें देने के लिए। न्यूज 24 के राष्ट्रीय सम्मेलन के मंच पर केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि लॉकडाउन से लोगों में असंतोष है। इतना ही नहीं, उन्होंने महाराष्ट्र सरकार और रेल मंत्रालय के बीच ट्रेनों को लेकर हुए विवाद पर भी बयान दिया। इस मुद्दे पर गडकरी ने कहा कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और रेल मंत्री को आपस में बात कर लेनी चाहिए थी। वे बड़ी बातें नितिन गडकरी की तरफ से कही गई।
एक बात जो ग्रास रूट पर जो फीडबैक मुझे आ रहा है कि अब लोग लॉकडाउन में पूरी तरह क्लोज रहकर काफ़ी लोगों में असंतोष है। अब लोग इसको मानने के मूड में नहीं है, अस्वस्थ है। ये अस्वस्थता को ध्यान में लेते हुए हमको कोरोना के साथ जो डिसिप्लिन है वो हमको मेंटेन करते हुए हमारी जितनी बातें नियमित हो सकती है रोजमर्रा के जीवन की, वो करके ही आगे जाना उचित होगा। दिल्ली में लॉकडाउन को लेकर पीटीआई के हवाले से एक बड़ी खबर सामने आई है। उसके मुताबिक दिल्ली सरकार केंद्र को मॉल खोलने का प्रस्ताव देगी। केजरीवाल सरकार मॉल में ऑड इवन के आधार पर दुकानें खोलने का प्रस्ताव केंद्र सरकार को देगी। इसके अलावा दिल्ली सरकार की तरफ से मार्केट खोलने की टाइमिंग भी बढ़ाने का सुझाव दिया जाएगा। साथ ही धार्मिक स्थल भी खोलने का प्रस्ताव दिया जाएगा। तो दिल्ली में लॉकडाउन से जुड़ी ये बड़ी खबर पीटीआई के हवाले से है, जिसमें मॉल्स को ऑड इवन की तर्ज पर खोलने का प्रस्ताव दिल्ली सरकार देगी और बाजारों को खोलने की टाइमिंग बढ़ाने का भी प्रस्ताव देने जा रही है केंद्र को। वहीं धार्मिक स्थलों को भी खोलने का प्रस्ताव दिया जा सकता है। 31 मई को लॉकडाउन खत्म होने के बाद यूपी में कई रियायतें मिल सकती हैं। मसलन सार्वजनिक परिवहन सेवा शुरू की जा सकती है, जिसमें रोडवेज की बसें, ऑटो और मेट्रो सेवा भी शामिल है। ऑटो में एक सवारी के साथ साथ और मेट्रो की सेवा सोशल डिस्टेंसिंग के साथ शुरू हो सकती है। सेंट्रलाइज्ड एसी के बिना ऑड इवन के आधार पर मॉल की दुकानें भी खुल सकती हैं। मीट और पोल्ट्री कारोबार को कुछ पाबंदियों के साथ राहत मिल सकती है। होटल कारोबारियों को भी राहत दी जा सकती है। इन सब के अलावा मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग को अनिवार्य करते हुए धार्मिक स्थल भी खोले जा सकते हैं। इकतीस मई को लॉकडाउन 4.0 के खत्म होने के बाद राजस्थान में पर्यटन स्थल, स्मारक और म्यूजियम भी खुलेंगे। गहलोत सरकार ने 1 जून से पर्यटन स्थल, स्मारक और म्यूजियम खोलने का फैसला लिया है। हालांकि राज्य में 31 मई के बाद भी रात का कर्फ्यू जारी रहेगा। सीएम अशोक गहलोत ने 31 मई के बाद भी रात के कर्फ्यू में किसी तरह की ढील नहीं बरतने के निर्देश दिए हैं। हालांकि उन्होंने एक्टिव केसेस की संख्या के मुताबिक कंटेनमेंट जोन तय करने को कहा है, ताकि सिर्फ संक्रमित क्षेत्र में ही कर्फ्यू जारी रहे। और अब बात पश्चिम बंगाल की। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी राज्य में 1 जून से सभी पूजा स्थल, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा खोलने का ऐलान किया है। हालांकि एक समय पर 10 से ज्यादा लोगों को एंट्री की इजाजत नहीं दी जाएगी। साथ ही धार्मिक स्थलों पर कोई सभा पर भी रोक रहेगी। 1 जून से इस आदेश को लागू किया जाएगा।